स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गोइंग वेल। आज की जो वीडियो होगी वो हमारा एक और पेपर होने वाला है BEGC ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी। ये हमारा पेपर होने वाला है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, 3 घंटे का है, 100 मार्क्स मैक्सिमम होने वाले हैं इसमें। ठीक है, आंसर क्वेश्चंस एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन। ठीक है, सेक्शन वाइज आप पढ़ते जाओ, आंसर देते जाओ। ये इतना सा पेपर है। तो इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ क्योंकि कल आपका पेपर होने वाला है ये। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। फर्स्ट जो सेक्शन होने वाला है वो हमेशा की तरह स्टैंजास दिए हुए हैं। इसमें से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें से आपको वही सेम बातें हैं, पोएट का नेम बताना है, पोएम का नेम बताना है। ठीक है, और पोएट का बताना है और कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं उसके साथ साथ उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, इतना सा यहाँ पर करना है। तो ये वाला सेक्शन हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी पोएम्स कहीं से भी उठाई हुई है तो वो आपको पढ़ के तो जाना ही है, तो आप इसको खुद कर लेना। ठीक है, सेक्शन B से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ये है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 200 वर्ड्स ईच। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो सेक्शन B में क्या है कि आपको ये 4-5 जो हैं 5 दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी जो मोस्टली जो है रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हीं पर हम बात करेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे। बट मैं फिर भी थोड़ा सा उनको भी टच करने की कोशिश करूँगी जो कम जिनके चांसेस होते हैं, लेकिन आप पढ़ के सारा जाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो कराने वाली हूँ, देखो ये ना 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसा नहीं है कि 5-6 लाइन में लिख के आ जाएंगे। ठीक है, 200 वर्ड्स में लिखना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना और टाइम का ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहला कर लेते हैं हम, एलिसन एंड जेंकिंस इन द वाइफ ऑफ बैट्स प्रोलॉग। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो कैरेक्टर के बारे में आ जाता है जैसे इन दोनों के बारे में पूछा है, या फिर इसकी समरी पूछ सकते हैं, या इसका कंटेक्स्ट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टोरी है इसके बारे में इसको पढ़ के जाना। ठीक है, तो इसमें से मैं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, एलिसन एंड जेंकिंस इन द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग। तो इन दोनों के बारे में हमें बताना है। ओके, सो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्टोरी है ये है द कैंटरबरी टेल्स से ये लिया गया है। कैंटरबरी टेल्स है क्या? इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। ओके, स्टोरीज। और इसके राइटर कौन है, किन्होंने लिखा है? ये है जॉफ्री चौसर ने इसको लिखा था। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है, एलिसन एंड जेंकिंस के बारे में। सो इसमें जो एलिसन है वो कौन है? वो है जो बाथ है, उनकी वाइफ के रूप में इसको जो है पोर्ट्रे किया गया है इसमें, मतलब बाथ की जो वाइफ है एलिसन। ठीक है, और जो ये है जेंकिंस जो है वो कौन है? वो है बाथ के जो 5th हस्बैंड, उसके 5th हस्बैंड के रूप में इसमें इनको पोर्ट्रे किया गया है। ये है वाइफ, ठीक है, बाथ की वाइफ। और जो जेंकिंस है ये बाथ की वाइफ के उसके मतलब 5th हस्बैंड जो है वो जेंकिंसन है। और जो बात की जो वाइफ की जो लाइफ के बारे में जो बताया गया है, मतलब जो प्रोलॉग बताया गया है, प्रस्तावना बताया गया है, वो उस कहानी के या उस प्रस्तावना के ये दोनों कैरेक्टर हैं। बात की वाइफ जो है, ओके, वो कौन है? एलिसन। और ये कौन है? ये उसके 5th हस्बैंड है। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना है, प्रोलॉग होता है प्रस्तावना कि किसी भी स्टोरी के बारे में जब आप इंट्रोडक्टरी कुछ बताते हैं तो उसको प्रोलॉग बोलते हैं। तो ये दोनों उसके कैरेक्टर हैं, इनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट जो एलिसन के बारे में बता देती हूँ कि एलिसन जो है वो इट्स अ क्लॉथ मेकर हु इज़ सेक्सुअली एक्टिव, वेल ड्रेस्ड एंड वेल ट्रेवल्ड। शी इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड शी ऑल्सो टेल्स अ स्टोरी ऑफ रेप एंड रिडेम्पशन। ओके, सो एलिसन जो है इट्स अ फेमिनिस्ट फोररनर हु समराइजेस इम्पोर्टेंट लिटरेचर फ्रॉम द मिडल एज। ये हम इसके बारे में लिखेंगे। और जो जेंकिंस हैं उनके बारे में ये कि जो ही इज़ एलिसन्स 5th हस्बैंड, ठीक है, एंड ही इज़ फिजिकली अब्यूजिव एंड misogynist. He also beats Alison, leaving her deaf in 1 year. मतलब ये इतना मारता है इसको कि वो एक कान से बहरी हो जाती है। Alison and Jenkins get into a heated argument when she tears
पेजेस फ्रॉम हिज कॉपी ऑफ द बुक ऑफ वीक्ड वेव्स, जो उसकी ये जो इसकी जो एक बुक होती है जिसका नाम है वीक्ड वेव्स, उसके बारे में उसकी बुक के कुछ पेजेस फाड़ देती है एलिसन। तो उसके बाद क्या है कि उनके बीच में काफ़ी नोकझोंक होती है, और उसके बाद क्या है कि वो इतने ज़्यादा मतलब उसको फिज़िकली अब्यूज़ करता है कि उसका एक कान जो है वो सुनना बंद कर देता है। उसके बाद भी जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कंटिन्यू रहती हैं और इन दोनों के बीच में। और जो जेंकिंस हैं वो रिलेशन में अपनी जो शक्तियाँ होती हैं या फिर पावर ऑफ अटर्नी बोल सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो एलिसन को सौंप देता है। ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ में बता देती हूँ। सो इन द लास्ट एलिसन जो है शी एडमिट्स दैट जैकिंसन इज़ द ओनली वन ऑफ हर हस्बैंड्स दैट शी ट्रूली लव्ड डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट एग्रेविटिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताना है। दूसरा है मेटाफिजिकल पोइट्री है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, बट मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि ये होता क्या है। जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है ना, इट्स ए स्टाइल ऑफ पोइट्री that uses complex figurative languages or like paradoxes यूज़ किए जाते हैं इसमें, और जो philosophical themes to explore big questions about life। मतलब ये है कि जो मेटाफिजिकल जो पोइट्री हम जिसको बोलते हैं वो, या उसको आध्यात्मिक पोएम भी बोल सकते हो, ये पोएम्स की ना एक स्टाइल है या कविताओं की एक स्टाइल है जो लाइफ के बारे में ना गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए कभी कभी पैराडॉक्स का यूज़ किया जाता है, कभी कभी विरोधाभास चीज़ें, या फिर जो फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना उनको यूज़ करने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो अगर आप इसके बारे में आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहेंगे मेटाफिजिक्स के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री इज नोन फॉर इट्स इंटेलेक्चुअलिज्म, ओके, एंड यूज ऑफ स्ट्रेंज इमेजरी एंड कॉम्प्लिकेटेड थॉट। It also often features extended metaphors or metaphysical concepts, ठीक है। Then origin, अगर आप origin बताना origin लिखोगे तो the style originated in 17th century। ये जो स्टाइल लिया गया था ना मेटाफिजिकल का पोइट्रीज में, ये 17th सेंचुरी से इंग्लैंड से जो है ये स्टाइल, ये शैली को अपनाया गया था। सैमुअल जॉनसन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है, टू डिस्क्राइब पोइट्स लाइक जॉन डेन। तो जॉन डेन की तरह, जिससे जॉन डेन जैसे पोइट्री को डिस्क्राइब करते थे, उसी तरह ही इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में सैमुअल जॉनसन ने फर्स्ट टाइम जो है मेटाफिजिकल पोइट्री शब्द को यूज़ किया था। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे द फ्ली, आप अगर द फ्ली, ओके, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए। जॉन डेन, मैं लिख देती हूँ, जॉन डेन, दिस पोएम, ये जॉन डेन की पोएम है द फ्ली। दिस पोएम यूजेस अ फ्ली एज अ कंसीट टू रिप्रेजेंट अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। फिर टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एक सेकंड आ जाएगा, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एक ये पोएम थी, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे बाय एंड्रयू मार्वल ने इसको लिखा था, एंड्रयू मार्वल। इसमें वो क्या बताते हैं कि दिस पोएम यूजेस अ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट टू कंपेयर द ग्रोथ ऑफ लव टू द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल। लव और वेजिटेबल कि किस तरह से ग्रो करते हैं, उस चीज़ को इसमें बताया गया द कॉय टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में, ठीक है। कुछ अदर पोइट्स भी रहे हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री को यूज़ किया है, जैसे कि जॉर्ज हर्बर्ट और अब्राहम कोयली का आप यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, मैकबेथ को आपने पढ़ा होगा, अभी तक कई कुछ पेपर हो चुके हैं। सो 7 डेडली सिंस इन डॉक्टर फोर्ट्स, इसके बारे में बताना है आपने। तो वो कौन कौन से 7 डेडली सिंस थे जिसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो प्ले है एक, जो क्रिस्टोफर मार्ले का एक प्ले है जिसका एक कैरेक्टर है डॉक्टर फोस्टर्स, ठीक है। इसमें उनके जो 7 डेडली सिंस हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो उन जो ये जो सीन है इस नॉवल में, उनको एक तरह से पर्सोनिफिकेशन के रूप में यहाँ पर इस प्ले में डिस्क्राइब किया गया है, और जो डॉक्टर फोस्टर्स के सामने प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे वो जो 7 सीन्स बताए गए हैं उसमें प्राइड आ जाएगा, ठीक है, घमंड जिसको बोलते हैं, प्राइड, रैथ,
एनवे घृणा करना किसी से, ग्लूटनी, स्लॉथ, लेसरी, या अगर मैं हिंदी में बताऊं तो जैसे घमंड हो गया, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, ठीक है, लालच और आलस, और जितने भी जो व्यभिचार होते हैं, ठीक है, जैसे शराब पीना या फिर नॉन वेज खाना, इस तरह के। तो ये सारे के सारे जो सिन हैं उनके बारे में बताना, जो पापों के बारे में बताना है। तो इसमें इन चीज़ों को ना पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, मानवीकरण कर दिया गया है इस प्ले में। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो ये चीज़ें जो है ना, एक तो इसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, ठीक है, उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, और वो जो डॉक्टर फोस्टस हैं उसके सामने हमेशा वो आते रहते हैं, ठीक है। तो फोस्टस को ये जो अपने पाप जो वो करते हैं उसको देखकर खुशी होती है, लेकिन उन्हें अपने जो उन्होंने कुछ कभी गलत काम किए होंगे या कोई पाप किए होंगे, तो उनसे उन चीज़ों को जोड़ता नहीं है, इन चीज़ों को, ठीक है। तो फोस्टस की जो आशाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ अपनी विल्स होती हैं, तो अच्छे और बुरे के बीच में ना एक मौखिक, एक ओरल जो है, एक द्वंद्व चलता रहता है इन दोनों चीज़ों के बीच में। या आप कह सकते हैं कि इट सिम्बलाइज इन द वर्बल ड्यूल्स, ओके, वर्बल ड्यूल्स बिटवीन द गुड एंड द एविल एंजल्स, ओके। सो ये इन दोनों के बीच का एक तरह से अंतर्द्वंद चलता है दोनों के बीच में, ओके। सो आप इसमें थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं, जो लूसीफर है, दैट एंटरटेन्स द फोस्टस बाय कॉलिंग अप द 7 deadly sins, personification of pride or covetousness and wrath, envy, gluttony, sloth, lechery. So these figures means rather obviously symbolize the sins for which they are named, but they also serve to reveal Foster's foolish, neglect of sin, ओके। इतना सा आपने लिखना है यहाँ पर। फिर मैं ये दो भी करा देती हूँ। सिग्निफिकेंसेस ऑफ द पोर्टर सीन इन मैकबेथ, जो मैकबेथ जो प्ले था उसमें जो पोर्टर है, पोर्टर वाला जो सीन है उसकी क्या खास बात है, मतलब मैकबेथ में पोर्टर वाले सीन की क्या खास बात है, क्या विशेषताएं हैं, उसको यहाँ पर बताना है। सो ये जो प्ले था ये लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, ये प्ले लिखा था। तो इसके जो पोर्टर वाले सीन हैं उनके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख देना, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, उनको डिस्क्राइब करना। एक तो आ जाएगा कॉमिक रिलीफ के बारे में, कि इसमें एक सीन आता है जिसमें कुछ कॉमिक रिलीफ का कुछ दिखाया गया है। उसमें क्या है कि द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स अ मोमेंट ऑफ लेविटी आफ्टर द इंटेंस टेंशन ऑफ द मर्डर ऑफ किंग डकन। तो जब किंग डकन की जो मर्डर हो जाता है उसके बाद भी जो है, जो एक तनाव फैल जाता है हर तरफ, एक टेंशन का माहौल होता है, तो उसमें भी जो पोर्टर हैं उनका एक मतलब बहुत लाइटली लेता है वो उन चीज़ों को, ठीक है, एक मतलब कॉमिक टाइप में, मतलब एक हंसी मजाक की तरह उस चीज़ को लेता है, तो सीरियसली नहीं लेता वो इन चीज़ों को, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप लिख देना द ड्रामेटिक आयरनी हो जाएगा, ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि द पोर्टर इज़, जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, किंग डकन की भी मर्डर हो जाता है, उसके बाद भी पोर्टर जो है ही इज़ अनअवेयर दैट द मैकबेथ हैव कमिटेड मर्डर, कि उसने मैकबेथ ने जो है किंग का मर्डर कर दिया है। एंड ह्यूमरसली इमेजिन गार्डिंग द गेट्स ऑफ हेल, मतलब है कि जो ड्रामेटिक आयरनी में इसमें क्या बताएंगे कि जब पोर्टर को इस बात का पता नहीं है कि भाई मैकबेथ ने जो है मर्डर कर दिया है, उसके बाद भी हो ना वो एक तरह से जो हेल का जो दरवाज़ा होता है, जो एक नरक का जो द्वार होता है एक तरह से, उसकी मतलब उसको गार्ड कर रहा है, एक तरह से हास्यास्पद ढंग से उस चीज़ को वो इमेजिन कर रहा है यहाँ पर। फिर थर्ड पॉइंट में आप लिख दे आ जाएगा थेमेटिक थीम्स, ठीक है, थेमेटिक थीम्स, कुछ थीम्स के बारे में भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। थेमेटिक थीम्स में होगा कि जो सीन है, ये जो पोर्टर वाला जो सीन होता है, दैट इंट्रोड्यूसेस थीम्स ऑफ इक्विवोकेशन ऑफ हेलिश इमेजरी सजेस्टिंग दैट मैकबेथ्स कासल इज़ मेटाफोरिकल हेल। मतलब ये है कि ये इस वाले सीन में जो क्या होता है ना कि कुछ हेल टाइप के, मतलब नरक वाली जो एक कल्पना के सब्जेक्ट को जो है इसमें प्रेजेंट किए करते हैं, और ये इसे सजेशन भी देते हैं कि मैकबेथ का जो महल है, इसका जो एक महल था, जो वो एक ना एक नरक की तरह उसको पर्सोनिफिकेशन दे दिया, या उसका एक रूप दे दिया है कि भाई जो उसका महल था वो एक नरक की तरह है, और उसी नरक के द्वार की जो पोर्टर है वो रखवाली कर रहा है। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे इसमें
बॉर्डर पर्सपेक्टिव के बारे में लिख देना आप, बॉर्डर पर्सपेक्टिव भी बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बॉर्डर पर्सपेक्टिव क्या होता है कि दिस सीन ऑल्सो पुट्स द मैकबेथ सीन इन अ ब्रॉडर कंटेक्स्ट, ब्रॉडर, ओके, इसे बॉर्डर नहीं है, ये ब्रॉडर है, PR मैं लिख देती हूँ, ब्रॉडर, ठीक है, क्योंकि विशाल पर्सपेक्टिव के रूप में इस चीज़ को सामने रखा जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है कि ऑर्डिनरी पीपल आर कैपेबल ऑफ सिंस। मतलब ये है कि इस बात पर ये चीज़, ये जो सीन है ये इस प्रकाश डालता है कि जो साधारण लोग होते हैं ना वो भी पाप करने में या कुछ गलत काम करने में सक्षम होते हैं, ओके। तो उस चीज़ को भी दर्शाया कि सिर्फ मैकबेथ ही नहीं है कि रॉयल लोग ही मतलब किसी तरह के इस जो मर्डर वगैरह जो की जो चीज़ें होती हैं इस तरह के कृत्यों में शामिल नहीं होते, बट जो साधारण लोग होते हैं वो भी इन चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। एक तरह से इस सीन को ना ब्रॉडर या फिर ये कहते हो एक खुलेपन के रूप में या व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर 5th पॉइंट में आप फोरशैडोइंग लिख सकते हैं आप, फोरशैडोइंग, ठीक है। सो फोरशैडोइंग क्या होता है? पूर्वाभास। पूर्वाभास के बारे में लिख देना कि जो गेट पर जब मैकडफ और मैकबेथ के बीच जब कुछ टकराव जो होते हैं उनके आपस में जो द्वंद्व होते हैं या ओरली या फिजिकली, उसका ना एक तरह से पूर्वाभास करा देते हैं। तो जो मैकडफ की जो एंट्री होती है या उसमें जो एक लाइफ में जो उसकी वापसी होती है, या यूँ कह सकते हो कि मैकबेथ्स नोक ऑल्सो सिम्बोलाइज द रिटर्न ऑफ लाइफ, मतलब एक तरह से जीवन में दोबारा वापस जाना, एंड री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, दुनिया की पुनर्स्थापना का भी ये प्रतीक बताता है। ये यहाँ से आप कहते हैं। तो जो दरबान है या उस मैकबेथ के महल का जो द्वारपाल है और शराब का बहुत आदी है, ये भी आप बता देना इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये सारी जब चीज़ें उसमें है कि वो शराब भी पीता है और तो इस तरह की उसके दिमाग में जो है कल्पनाएं चलती रहती हैं, ओके। तो ये सिग्निफिकेंसेस बताने हैं आपने यहाँ पर। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर्स सोनेट, ये तो आप जानते ही होंगे, ये भी आप करके जाना, ठीक है। ये आ सकता है, रिपीट हो सकता है। सो पहले तो ये देखो कि सोनेट होता क्या है। सोनेट होता है अ पोएम, 14 लाइन्स की पोएम होती है, ठीक है, या यू कह सकते हैं अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स यूजिंग एनी ऑफ ए नंबर और फॉर्मल राइम स्कीम, ठीक है, उसको बोलते हैं सोनेट। तो हमें बात करनी है यहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में कि वो क्या है। सो ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है ये एक 14 लाइन्स पोएम होते हैं रिटन इन आयम्बिक, ठीक है, एक आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं जिसको, पेंटामीटर में लिखी जाती है विद अ स्ट्रक्चर ऑफ 3 क्वार्टर्स एंड अ कपलेट। मतलब ये है कि ये जो 14 लाइन्स पोएम होती है ये एक आयम्बिक पैरामीटर में लिखी जाने वाली कविता है जिसमें 3 जो चतुर्भुज जिसको बोलते हैं और एक जिसमें दोहे, ठीक है, दोहे की संरचना होती है, मतलब दोहे के रूप में लिखे जाते हैं। अब जैसे जो 4 जो चतुर्भुज बोलते हैं जिसको 4 पंक्तियों की होती है, उसमें जो आयम्बिक जो संरचना होती है या उसको जिस तरह से क्रिएट करता है उसमें जो एक राइमिंग होती है वो जैसे ए बी के रूप में हो गई। लेकिन जहाँ पर दोहे में जो होता है ना वो जैसे सी का हो गया, इसमें एक तुकबंदी होती है, लॉजिकल होता है। तो जो शेक्सपियर के सोनेट के लिए जो एक उन्होंने जिस तरह की योजना बनाई है या जिस तरह की योजना को वो यूज़ करते हैं अपनी पोइट में, उन्होंने ए बी, ठीक है, सी डी इस तरह का ना एक पैटर्न जो इसमें बनता है, तो इस तरह की वो जो राइमिंग को यूज़ करते हैं, ओके। तो जो शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं आर ऑल्सो नोन फॉर देयर रोमांटिक थीम्स एंड आर ऑफन यूज्ड टू डेवलप अ सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़, ओके, एंड मेटाफोर्स, आइडियाज़ प्लस मेटाफोर्स, ठीक है, इन चीज़ों को ये यूज़ करते हैं। एंड द कपलेट ऑफन समराइजेस और प्रोवाइड्स अ न्यू पर्सपेक्टिव द आइडियाज़ और इमेजेस प्रेजेंटेड इन द क्वाड्रेंट्स। सो जो ये विलियम शेक्सपियर के बारे में आप थोड़ा सा और इसमें देख सकते हैं कि ही ऑल्सो रोट एंड पब्लिश्ड 154 सोनेट्स इन 1609 में उन्होंने इतने सारे जो सोनेट्स लिखे थे। एंड दीज सोनेट्स आर ऑफन एड्रेस्ड टू एन अननेम्ड यंग मैन हु रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, लव
ब्यूटी, लव एंड प्रेज, तारीफ़ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो शेक्सपियर्स सोनेट्स हेल्प्ड टू एस्टैब्लिश हिम एज अ पोएट विद ए यूनिक स्टाइल। तो ये जो सोनेट था ना, इस स्टाइल ने एक काफ़ी हेल्प की थी इनको इस्टेब्लिश होने में, स्थापित होने में एज ए यूनिक पोएट, ठीक है। तो इस चीज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंस है सोनेट का उनकी लाइफ में, उनको एक अच्छा पोएट स्थापित करने में। सो ये हमारा ई पार्ट भी हो गया। अब सी सेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताए हैं ना आपको यहाँ पर, एक तो ये 7 डेडली सिंस, ये इम्पोर्टेंट है, डी भी इम्पोर्टेंट है और ई भी। इसके साथ साथ जो फर्स्ट वाला था ए वाला, वो भी आप इम्पोर्टेंट करके जाना। इसको मैं थोड़ा सा आपको नहीं रिकमेंड करूँगी, ओके।